हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि श्रृंखला आपकी चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी भर्ती परीक्षा, जिसमें कि 52,699 पद रहेंगे। उसी में हिंदी की क्लास की आज चौथे क्रम की क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होगा और वर्ण विच्छेद के साथ ही जानेंगे कारांत क्या होगा। आपके सिलेबस में हो सकता है ये टॉपिक आपको प्रत्यक्ष रूप से न दर्शाया गया हो, लेकिन हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कारांत होगा और वर्ण विच्छेद क्या होगा और वर्ण विच्छेद का उपयोग आपकी हिंदी में कहां कहां होता है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो जानेंगे कारांत क्या होता है। तो कारांत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है आपका कार और दूसरा शब्द है अंत। पहला शब्द क्या है? कार, और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है अंत। यहां कार का अर्थ आपकी चलाने वाली मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी, वो कार नहीं है। यहां कार का अर्थ है ध्वनि। कार का आशय किससे है? ध्वनि से। और अंत का अर्थ है आखिर में या अंत में। अर्थात अगर परिभाषा रूप में इसी कारांत को आपको समझाया जाए तो साधारण भाषा में इसको कह सकते हैं सबसे अंत में आने वाली ध्वनि ही कारांत कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सबसे अंत में, किसके अंत में? शब्द के। शब्द के अंत में, सबसे अंत में जो स्वर की ध्वनि उच्चारित होती है वही उस शब्द का कारांत कहलाती है। इसको हम भाषिक रूप में कम शब्दों में लिख देते हैं, अंत में उच्चारित स्वर ध्वनि ही क्या कहलाती है? कारांत कहलाती है। आपने सुना होगा या आपने लिखा हो, किताबों में पढ़ा होगा कि अकारांत है या इकारांत है या उकारांत है, तो वही कहलाते हैं कारांत। देखिए, तो कारांत की परिभाषा क्या हो गई? कार प्लस अंत। कार का अर्थ क्या है? ध्वनि। अंत का अर्थ क्या है? बाद में या सबसे अंत में। अंत में उच्चारित स्वर ध्वनि। यह भी याद रखना है आपको कि जो सबसे अंत में उच्चारित होगी ध्वनि, वो केवल स्वर होगी। अगर वो सबसे अंत में व्यंजन है तो फिर वो कारांत में शामिल नहीं होता। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन से शब्द में कौन से कारांत होते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसी कारांत के प्रकार पर। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? कारांत के प्रकार की, कि कारांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कारांत कितने प्रकार के होते हैं। तो कारांत होते हैं 7 प्रकार के। आपके मन में आएगा कि स्वरों की संख्या तो कितनी है? 11, जो कि आपको पिछली क्लास में बताई गई है। इसका विभाजन भी बताया गया है। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने वर्णमाला की संपूर्ण क्लास नहीं देखी है, जो कि इससे पहले ली गई है, तो आप कृपया पहले उनको देखिए, बाद में इसको समझेंगे। तो एक क्रमिक रूप में जो अध्ययन आप करते हैं तो आपका जो बौद्धिक क्षमता होती है वो दोगुनी क्षमता से कार्य करती है। स्वरों की कुल संख्या तो कितनी है? 11, लेकिन कारांत के प्रकार कितने हैं? 7। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई 4 कारांत या कोई 4 स्वर ऐसे हैं जो कि कारांत में शामिल नहीं। तो फिर वो है कौन कौन से? तो अब देखते हैं कि कारांत हैं कौन कौन से। तो कारांत हो सकता है अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात स्वर छोटा आ है तो इसी छोटा आ को हम कह देंगे आकारांत, और शब्द वो कहलाएगा अकार। ऐसे ही अगर वो स्वर बड़ा आ है तो वो शब्द कहलाएगा आकारांत। इस कारांत को सेम लिखते चलेंगे और आपको पता है कि इसी के सीधे नीचे स्वर जुड़ते जाएंगे। इसके बाद आएगा छोटी ई, इसके बाद आएगा बड़ी ई, उसके बाद आएगा छोटा ऊ, उसके बाद आएगा बड़ा ऊ, और उसके बाद एक स्वर आएगा बड़ी। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये रहेगा चौथा। वैसे ही ये रहेगा 5वां, ये रहेगा 6ठा, और ये हो जाएगा 7वां। तो कारांत के प्रकार कितने? 7। अब अगर इन स्वरों के अलावा जो स्वर आपके बच गए वो 4 स्वर हैं कौन कौन से? तो एक है आपका ए, दूसरा स्वर है ऐ, वैसे ही एक स्वर है आपका ओ, और दूसरा स्वर है औ।
कारांत की संख्या में ये स्वर शामिल नहीं होते। अब आपके मन में आएगा कि अगर ये स्वर शामिल नहीं है और जिन शब्दों के अंत में इनकी मात्राएं हैं तो फिर वो किस कारांत में आएंगे। तो हम इससे पहले की क्लास में आपको बता चुके हैं, सबसे पहली जो ध्वनि वाली क्लास हुई थी उसमें भी हमने बताया था कि इन 4 वर्णों को कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। और संयुक्त दीर्घ स्वर के साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इन स्वरों का निर्माण 2 वर्ण से हुआ है, यानी कि अगर हम इस ए की बात करें तो इसका योग जब करते हैं आ प्लस ई का, तब निर्माण होता है किसका, ए का। वैसे ही अगर ए का निर्माण करना है तो हम इस आ में फिर से एक स्वर जोड़ देते हैं, वो कौन सा होता है, ए। और ए का अर्थ है आ प्लस ई, यानी कि अगर हम दोनों में देखेंगे तो सबसे अंत में जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है, ई। तो यदि किसी शब्द के अंत में इन दोनों वर्णों की मात्राएं या दोनों वर्ण आए तो उसका कारांत कौन सा कारांत होगा, तो वो कारांत इकारांत ही होगा। ठीक उसी प्रकार ओ, आपको पता है कि ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ से, और औ का निर्माण होता है आ में जब हम जोड़ देते हैं कौन सा स्वर, ओ, तो ये कहलाता है औ। और ओ फिर आपको पता है कि होता है आ प्लस ऊ। आपको चीजें भले ही अटपटी लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आप हिंदी को सरलता से समझते हैं तो आपको हिंदी में अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाए। देखिए, जैसे इन दोनों में ई और ई होता है तो ये क्या कहलाएगा, इकारांत। वैसे ही इन दोनों में ये ऊ है, इसलिए ये कहलाएंगे उकारांत। अगर शब्द के अंत में ओ या औ मूल रूप में अथवा स्वर मात्रा रूप में है तो उनमें कारांत कौन सा होगा, या तो इकारांत या तो उकारांत। अब आप समझ गए कि मूल रूप से कारांत कितने होंगे, तो कारांत होंगे 4। सॉरी, कारांत कितने होंगे, तो कारांत होंगे 7। कितने कारांत नहीं होंगे जो कि स्वर में शामिल हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 4। आपको कुछ शब्द बता देते हैं जिससे आप समझ पाए कि कारांत कैसे है। जैसे हमने एक शब्द लिखा अनेक, एक शब्द लिख रहे हैं यहां, और शब्द क्या है, हमने कहा कि शब्द लिखा है अनेक। आपसे पूछा जाए बताओ अनेक शब्द में कारांत कौन सा है। अभी चूंकि आगे हम वर्ण विच्छेद पढ़ने वाले हैं तो इसी के आगे की श्रृंखला है वर्ण विच्छेद, उसमें हम और बेहतर से जान पाएंगे कि इनका योग किन किन वर्णों से होता है। फिलहाल आपको याद रखना है इस का अर्थ है कि एक तो ये का रहेगा और उसके बाद इसके बाद एक स्वर निकलेगा जो कि कौन सा होगा, छोटा अ। हमने आपको बताया है कि चूंकि अगर कोई मात्रा नहीं है तो स्वर के साथ में छोटा अ शामिल रहता है, इसी कारण इसको कहा जाता है शहीद वर्ण। क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण। ये तो वर्णमाला की बात है। अंत में सबसे अंत में ध्वनि कौन सी निकली, छोटा अ, इसलिए इस शब्द में कारांत कौन सा हो जाएगा, तो शब्द में कारांत हो जाएगा अकारांत। वैसे ही जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है संभावना, शब्द क्या लिखा है, संभावना, या इसी का बहुवचन कर देते हैं, शब्द लिख देते हैं संभावनाएं। सबसे अंत में स्वर कौन सा आया, स्वर आया ए। और इस ए का निर्माण होता किससे है, ए का निर्माण होता है आ प्लस ई से। तो इसलिए इस शब्द के अंत में कारांत कौन सा हो जाएगा, तो शब्द के अंत में कारांत हो जाएगा इकारांत। ऐसे ही हिंदी में एक कवि हुए हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है स्वयंभू। उनका नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया उनका नाम और वो शब्द हो गया स्वयंभू। फिर पूछा जाए कि दिए गए शब्द में बताओ कारांत कौन सा है, तो इस शब्द में आपने देखा कि यदि हम इस भा से अलग कर दें स्वर को तो ये मात्रा काहे की आएगी, बड़ा ऊ की, और दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ये शब्द हो जाएगा ऊकारांत। क्या हो जाएगा, ऊकारांत। इसी प्रकार और भी शब्दों की श्रृंखला की प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं, कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कारांत का अर्थ क्या है। कारांत का अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए, सबसे अंत में उच्चारित होने वाली स्वर की ध्वनि ही उस शब्द का कारांत कहलाती है।
कारांत जान लिया। अब हम लोग जानेंगे, जैसा कि आपको पता है क्लास से पहले ही आपको बता दिया गया कि मूल रूप से ये क्लास डिपेंड करेगी वर्ण विच्छेद। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने संधि विच्छेद का नाम सुना होगा, समास का नाम सुना होगा, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि आपको बताते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। जैसे संधि विच्छेद में हम लोग सीखते हैं, संधि यानी कि दो शब्दों के बीच में एक ताल में जिससे दोनों आपस में साझा कर पाए, उसी को कहते हैं संधि विच्छेद। वैसे ही उनकी मूल ध्वनियों में, किनकी, वर्णों को उनकी मूल ध्वनियों में विभाजित करने का जो क्रम है या तरीका है, वही कहलाता है क्या, वर्ण विच्छेद। दो शब्द हैं, एक शब्द क्या है वर्ण, दूसरा शब्द क्या है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। किनको, वर्णों को, किनको, वर्णों को किसमें अलग अलग करना, तो इसको हम और कलर चेंज करके लिख देते हैं, वर्णों को उनकी उनकी मूल ध्वनियों में, मूल ध्वनियों में विभाजित करना या विच्छेदित करना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। जैसे हमने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जैसे आपको पता है एक वर्ण होता है छा, या इससे पहले एक वर्ण हमने लिखा था का। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये का ऐसे लिखा है, यानी कि इसके साथ हलंत नहीं लगा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये एक वर्ण है, और यदि ये वर्ण होगा तो इसके साथ स्वर शामिल होगा। अर्थात इस का अर्थ है एक तो का, और यदि हलंत लगाते हैं तो इसके बाद एक स्वर निकलेगा, और वो स्वर क्या होगा, छोटा आ। ठीक वैसे ही ये आपको पता है कि ये क्या है, संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर का अर्थ ये है कि ये दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना होगा। इसलिए इसका विभाजन आपको पता है कि ये मिलकर बनता है का प्लस मूर्धन्य शा, और यदि सा में भी हलंत लगाते हैं तो सबसे अंत में निकलेगा आ। या इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर हो सकती है का और प्लस मूर्धन्य शा। तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्णों को उनकी मूल ध्वनियों में अलग अलग करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद का प्रयोग समझ लीजिए हिंदी में क्या होता है। तो आपने रीजनिंग में एक टॉपिक आता है आपका ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का अर्थ यह है कि शब्द को शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा या चौथे स्थान पर आएगा, इन सब को निर्देशित करना, इन सब को संबोधित करना ही कहलाता है वर्ण विच्छेद। इसी वर्ण विच्छेद का प्रयोग करके हम लोग हिंदी के शब्दों को जानेंगे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द किस क्रम में आएगा। उदाहरण आपके लिए हमने आगे लिख रखे हैं, तो पहले जान लेते हैं कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या रहेगा। फिर उसके बाद कुछ शब्दों की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, कुछ शब्दों की प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। चलिए देखते हैं। वर्णमाला देख लिया हमने। अब आपको पता है कि हम बताएंगे आपको वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला क्रम क्या होगा, तो इसी को हम इरेज किए देते हैं ताकि वर्णमाला क्रम को हम अच्छे से बता पाए, या पेज भी ऐड कर लें तो ठीक रहेगा। इसमें तो आपके संयुक्त वर्ण आ जाएंगे, तो पेज ऐड कर देते हैं। जैसे ऊपर लिख देते हैं वर्णमाला क्रम। ऊपर क्या लिख देते हैं, वर्णमाला क्रम। देखिए क्रम क्या रहेगा, तो आपने पढ़ा होगा ये, इसको कहते हैं क्या, अनुनासिक आ। उसके बाद एक आता है आ, कौन सा, ये वाला, इसको कहते हैं क्या, अनुस्वार आ। वर्णमाला हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का जो क्रम रहेगा वो यही रहने वाला है। यही आपको याद भी होना चाहिए। सबसे पहले अनुनासिक आ, उसके बाद अनुस्वार आ, उसके बाद विसर्ग आ। ये आपने पढ़ा है इससे पहले की क्लास में। फिर उसके बाद जो आपके स्वर का क्रम रहता है, छोटा आ, फिर उसके बाद बड़ा आ, और फिर उसके बाद एक स्वर आता है जिसको कहते हैं आगत स्वर। ये जो मुख्य वर्ण रहेंगे इनके नीचे हम अंडरलाइन करते चलेंगे। उसके बाद वर्ण आएगा छोटी ई, फिर आएगा वर्ण बड़ी ई, फिर आएगा छोटा ऊ, उसके बाद आएगा बड़ा ऊ, और उसके बाद आएगा ऋ। ये एक क्रम रहेगा। उसके बाद आपको पता है फिर वर्ण कौन से चालू हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा ए,
फिर आएगा ओ, उसके बाद आ जाएगा औ। ये क्रम महत्वपूर्ण रहेगा। और फिर आपको पता है कि इसके बाद के वर्ण जो कि वर्णमाला में आपको लिखे मिलते हैं वो पहले ही लिखे जा चुके हैं। अब प्रारंभ होते हैं आपके व्यंजन, और व्यंजनों में ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और व्यंजन में महत्वपूर्ण देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि व्यंजन कौन सा रहेगा, का। और का के तुरंत बाद एक संयुक्त वर्ण आएगा जिसको कहते हैं क्या, छा। और सबसे ज्यादा वर्ण विच्छेद में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि किस वर्ण का उच्चारण का के तुरंत बाद होता है, क्यों होता है, वो आपको बता चुके हैं। चूंकि का निर्माण होता है का प्लस मूर्धन्य सा से। तो इसको हम इरेज किए देते हैं ताकि आपको हम आगे बता पाए। तो का, उसके बाद छा, फिर आपको पता है कि क्रम वही रहेगा खा। इसी का अगर फारसी वाला खा है तो ये जस्ट इसके बाद में रहेगा। उसके बाद एक वर्ण आएगा गा। अगर इसका भी फारसी रूप है तो वो भी आएगा इसके बाद। उसके बाद इसका अगला वर्ण घा, और उसके बाद आपको पता है इसका पंचमाक्षर। उसी प्रकार अगला वर्ग पढ़ेंगे तो आएगा चा, उसके बाद आएगा छा, और उसके बाद आएगा जा। और इस जा के तुरंत बाद एक स्पेशल वर्ण आएगा जिसको कहते हैं क्या, ज्या। और ये ज्या क्यों आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि इसका निर्माण ज्या प्लस इया से मिल करके होता है। ये कुछ आपके स्पेशल वर्ण रहेंगे। ज्या हो जाएगा, उसके बाद कौन सा वर्ण, उसके बाद आपको पता है कौन सा वर्ण आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा आपका झा। फिर वर्ण आ जाएगा आपका झा, और फिर आपको पंचमाक्षर मिलेगा ए। उसके बाद वर्ण कौन सा आएगा, फिर आएगा टा, फिर वर्ण आएगा ठा, फिर आएगा डा, और डा के तुरंत बाद एक वर्ण आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रा। इसको कहते हैं उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। एक तो डा आ जाएगा, उसके बाद आपको पता है डा के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ढा, और ढा का से मिलकर एक शब्द बनता है। इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं, कहते हैं संकर या उच्छिष्ट या ताड़नजात वर्ण। तो ढा आ जाएगा, उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, उसके बाद आ जाएगा वर्ण रा। तीन वर्ग हो गए। फिर उसके बाद आएगा ता, और ता के तुरंत बाद एक वर्ण आ जाएगा जिसको कहते हैं क्या, त्रा। इसको भी हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। वर्ण कौन सा आ जाएगा, त्रा, क्योंकि आपको पता है त्रा का निर्माण होता है ता प्लस रा के योग से। उसके बाद कौन सा वर्ण आ जाएगा, तो ता आ गया। उसके बाद आ जाएगा त्रा, उसके बाद आ जाएगा था, उसके बाद आ जाएगा दा, फिर आ जाएगा भा, और फिर पंचमाक्षर आपको पता है ना। इसके आगे का क्रम क्या रहेगा, तो आपको पता है इसके आगे का क्रम अगले पेज पर हम लिखे देते हैं, चूंकि नीचे जगह बचे नहीं है। फिर क्रम आएगा आपका पा, उसके बाद क्रम आएगा फा, और यदि फारसी का फा है तो जस्ट इसके बाद में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बा, उसके बाद आ जाएगा भा, और उसके बाद आ जाएगा मा। ये तो रहे वर्गीय व्यंजन। उसके बाद पता है आपको अंतस्थ वर्ण चलेंगे या, उसके बाद रा, फिर आएगा ला, और फिर आएगा वा। या, रा, ला, वा। अब देखिए तीनों सा का क्रम, सबसे पहले तालव्य सा। इसी तालव्य सा से मिलकर एक वर्ण बनता है जिसको कहते हैं श्री, और इस श्री का निर्माण होता है शा प्लस री से। किससे होता है, शा प्लस री से। तो सा के बाद निर्माण होगा श्री का। उसके बाद एक और स्पेशल वर्ण आता है श्रमिक, जैसे शब्द लिखते हैं श्रमिक। इस श्रमिक में होता है तालव्य शा प्लस क्या होता है, प्लस होता है रा। तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद आपको पता है मूर्धन्य शा आएगा, उसके बाद दंती शा आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, हा। तो आपके जो कुल वर्णमाला में वर्ण हैं उनके क्रम हमने आपको बता दिए। पिछले स्लाइड में आपको पता है कि कहां से अनुनासिक से लेकर के नाटक वर्ण लिखे हैं, जिसमें हमने जो कलर चेंज करके लिखे हैं वो आपके स्पेशल वर्ण हैं, और वही पूछे जाते हैं कि जा के बाद उच्चारित होने वाला वर्ण है, और लिखा होगा जहाज, जहान, जीवन और ज्ञानी। तो उसमें जा के तुरंत बाद उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा होगा, ज्ञानी। इसी प्रकार से त्रा होता है, और फिर हमने आपको बताया कि इसी प्रकार से इसके बाद में उच्चारित होने वाले कुछ वर्ण हैं
जो कि इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आता है कि अगर हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो सबसे अंत में कौन सा वर्ण आएगा। तो आप देखते हैं कि पूरा वर्णमाला अगर हमने लिख दिया तो सबसे अंत में वर्ण कौन सा आ रहा है, तो वर्ण आ जाता है कौन सा, हा। तो आपको यह भी याद रखना है कि हिंदी वर्ण कोश के अनुसार यदि वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो सबसे अंत में वर्ण कौन सा आएगा, तो वर्ण होगा हा। अब कुछ शब्दों को देख लेते हैं जिसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द किस आधार पर तय करेंगे कि किस क्रम में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमने कुछ लिखे हैं संयुक्ताक्षर ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो वास्तविकता आपको दिख रही है वैसी है नहीं। जैसे ये शब्द लिखा है दा, उसके नीचे कुछ आपको एक अलग आकार मिल रहा है। इसका अर्थ यह है, इसमें आपको याद रखना है कि जो आधा दिख रहा है वो वास्तव में पूर्ण रूप में है और जो पूर्ण रूप में दिख रहा है वो वास्तव में अर्ध रूप में, यानी कि ह्रस्व रूप में। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि इसके बाद कोई मात्रा होती है तो वो मात्रा सबसे अंत में निकलती है। जो ह्रस्व होगा, जो अर्ध होगा, उसका उच्चारण पहले है। जैसे शब्द लिखा है द्वा, इस द्व का जब उच्चारण करते हैं तो देखिए पहले द का उच्चारण होता है, उसके बाद व का उच्चारण होता है। यानी कि इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो करेंगे द प्लस व। यदि इस वा में भी हलंत लगाते हैं तो सबसे अंत में एक स्वर निकलेगा और वो स्वर कौन सा होगा, छोटा आ। ये किसका वर्ण विच्छेद है, द्वा का। वैसे ही शब्द लिखा है ध, ध का अर्थ है द प्लस ध, और द पूर्ण रूप में दिख रहा है लेकिन है अर्ध रूप में, तो इसलिए इसका वर्ण विच्छेद होगा द प्लस ध। और यदि हलंत लगाते हैं तो या दोनों स्ट्रक्चर इसकी बना देते हैं, या तो ये वर्ण विच्छेद होगा या तो वर्ण विच्छेद होगा द प्लस ध और प्लस इसके बाद जो भी आपका स्वर निकले जो इसके साथ मात्रा। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के वर्ण विच्छेद में मात्र इतना अंतर है कि इस वर्ण में सबसे अंत में छोटा आ जाएगा, लेकिन इसके वर्ण विच्छेद में सबसे अंत में चूंकि मात्रा लगी है बड़ा आ की, तो इसलिए सबसे अंत में वर्ण कौन सा निकलेगा, दीर्घ आ। ये इन दोनों के उच्चारण में अंतर है। वैसे ही इसमें रहेगा द रहेगा, उसके बाद व रहेगा, लेकिन चूंकि इसके साथ मात्रा है बड़ा आ की, इसलिए यहां स्वर कौन सा निकलेगा, दीर्घ आ। ये आपके हो गए कुछ दा के प्रयोग जो कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से होते हैं। वैसे ही कुछ हा के भी प्रयोग हैं। हा के प्रयोग कैसे, जैसे आपने देखा होगा शब्द ऐसे लिखा होता है, जैसे यहां दा के साथ में व जुड़ा है, वैसे ही यहां हा के साथ में क्या जुड़ा है, व जुड़ा हुआ है। और यदि इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होता है, हा प्लस व। सिद्धि वही रहेगी, जो अर्ध रूप में दिख रहा है वो पूर्ण रूप में है, जो पूर्ण रूप में दिख रहा है वो अर्ध रूप में है। और दूसरी स्ट्रक्चर बनाएं तो यही बनेगी हा, उसके बाद आ जाएगा वा, और उसके बाद वर्ण आ जाएगा कौन सा, छोटा आ। ठीक ऐसी स्थिति होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चिन्ह, और चिन्ह में आपने देखा होगा कि हा को कैसे लिखा जाता है, हा के अंदर ऐसे ना लिख दिया जाता है, देखा है ना। जैसे बता दें आपको कि दो तरीके से चिन्ह लिखते हैं, या तो चिन्ह को आप इस तरीके से लिखेंगे, या तो इसी चिन्ह को कहीं कहीं इस तरीके से लिख दिया जाता है, इसी हा के अंदर इस ना को लगा दिया। वर्तनी में दोनों ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि इनका जो वर्ण विच्छेद होता है वो एक जैसा होता है। देखिए वर्ण विच्छेद क्या होगा, हमने लिख दिया हा और ना को संयुक्त करके। इनको भी संयुक्त ध्वनियां या संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, लेकिन लिपि आयोग द्वारा स्वीकार्य जो संयुक्त वर्ण है वो केवल 4 हैं। कौन कौन से, छा, त्रा, ज्या और स्र। देखिए इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद होगा हा प्लस ना। उसके बाद अगर दूसरा वर्ण विच्छेद करते हैं तो हा प्लस ना, और इसके बाद फिर स्वर निकाल सकते हैं कौन सा, छोटा आ। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब देखिए, अब आपने देखा जैसे दा के प्रयोग होते हैं, हा के प्रयोग होते हैं, वैसे ही रा के भी प्रयोग होते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है रा के प्रयोग होना।
तो रा के भी प्रयोग आपको सीखना है। रा के प्रयोग मुख्यतः दो रूप से होते हैं। एक तो होता है रेफ रा, प्रयोग सभी करते हैं लेकिन इसकी पहचान कुछ ही लोगों को है। जैसे आज आप एक नई सीख सीखेंगे। एक तो होता है रेफ रा और दूसरा होता है पदेन रा। पदेन का अर्थ क्या है? तो एक शब्द होता है पद, और पद का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है पैर, और पैर का अर्थ यहाँ नीचे से है। यानी कि एक तो रा का प्रयोग हम शब्द के या वर्ण के नीचे करते हैं, और एक शब्द का प्रयोग, इस रा का प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ में ऊपर करते हैं। पदेन रा का प्रयोग किस टाइप से होता है? इस टाइप से, जैसे शब्द लिखते हैं ना सर्राफ, या शब्द लिखते हैं हर्र, या शब्द लिखते हैं, मान लीजिए शब्द क्या लिखा है, जैसे शब्द लिखा है कर्म, जिसमें माँ के ऊपर क्या लगा है? रेफ रा। तो अगर इस प्रकार से आपको साइन मिलता है तो वो कहलाता है रेफ रा। लेकिन पदेन रा के प्रयोग भी दो तरीके से होते हैं। जैसे आपने लिखा नहीं होगा, शब्द देखा होगा कि एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तो एक ही प्रकार की हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर टा के साथ में प्रयोग करना है तो हम रा का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? ऐसे करते हैं। इसीलिए आपको बताया गया कि रा के प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं। तो रा के प्रयोग पदेन में दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है खड़ी मात्रा के साथ, और दूसरा होता है गोल पेंदी वाले वर्णों के साथ। गोल पेंदी वाले कैसे? जैसे आपने यहां मान लीजिए लिखा का, तो का के साथ में आपको ये एक सीधी पाई मिल रही है। आपने शब्द लिखा खा, खा के साथ में आपको ये सीधी पाई मिल रही है। लेकिन अगर आप वर्ण लिखते हैं डा, तो आपको कहीं भी खड़ी पाई नहीं मिलती। जिसमें पूरे वर्ण में कहीं भी खड़ी पाई नहीं मिलती, उसी को कहते हैं गोल पेंदी वाले वर्ण। जैसे टा हो गया, था हो गया, डा हो गया, धा हो गया, ये सभी गोल पेंदी वाले वर्ण हैं। लेकिन जो आपके खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उसमें भी रा का पदेन रूप में प्रयोग होता है। किस रूप से होता है? देखिए उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। अगर खड़ी मात्रा वाले वर्णों के साथ रा का प्रयोग हो रहा है तो वो इस रूप में होता है। आपने देखा, जैसे अभी हमने लिखा था श्रमिक। लेकिन यदि गोल पेंदी वाला वर्ण है तो उसके साथ रा का प्रयोग हम लोग इस रूप में करते हैं। उदाहरण आपके सामने हम लिख रहे हैं। जैसे शब्द मान लीजिए हमने लिखा, एक शब्द लिख दिया हमने श्रमिक। शब्द क्या लिख दिया? श्रमिक। इसमें आपने देखा कि चूंकि खड़ी मात्रा उपस्थित है इसलिए रा का प्रयोग कैसे हुआ? पदेन रूप में। और वो किस प्रकार से लिख गया? तो हमने सरा लिखा इस प्रकार से। लेकिन यही शब्द अगर लिखना हो, बाई चांस हमने लिख दिया शब्द ट्रक, तो अब तो हम प्रयोग करेंगे किस रूप में? इस रूप में शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि हम टा को सामान्य तरीके से लिख दें ऐसे, और फिर इसमें इसी प्रकार से केवल एक लगाएं, तो ये आपको लगेगा कि शब्द के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इसीलिए गोल पेंदी वाले वर्णों के साथ में रा का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। उदाहरण एक और लिख देते हैं। जैसे एक शब्द होता है कर्म, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है क्रम। ये ऊपर का नीचे हो गया है और नीचे का ऊपर हो गया है, इसलिए यहां लिख दीजिए क्रम और इसके नीचे शब्द लिख दीजिए कर्म। ये यहां का शब्द है और यहां शब्द लिख दीजिए ड्रम। शब्द कौन सा है? ड्रम। तो ये होते हैं रा के प्रयोग। वर्ण हमने बता दिए, क्रम कौन सा रहेगा। संयुक्ताक्षर आपको बता दिए, कौन से संयुक्ताक्षर होंगे, कौन से वर्णों से मिल करके बनेंगे। अब कुछ शब्दों के माध्यम से देख लेते हैं कि उनका क्रम क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं शब्द। कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं। जैसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि यदि आपके सामने कहीं मिल जाए छा, तो इसका अर्थ है कि ये एक तो का होगा, उसके बाद शा होगा, उसके बाद छुटा आ होगा। अगर त्रा मिल जाता है तो फिर एक बार रिवाइज करिए, ता होगा, उसके बाद रा होगा, और रा कैसा? पदेन रा, यानी कि स्वर सहित रा, और उसके बाद फिर कौन सा होगा? छोटा आ होगा। दूसरा आपको यह भी एक चीज याद रखनी है जो पिछली साइड में रहेगी, कि जो आपका रेफ रा होता है ये क्या होता है? ये होता है स्वर रहित। ये कैसा होता है? ये मुख्य बात है, ये होता है स्वर रहित। जबकि जो आपका पदेन सा होता है ये होता है स्वर सहित, यानी कि ऊपर वाले रेफ रा में उस रा के बाद में स्वर नहीं होता, जबकि उसके विपरीत पदेन वाले रा में स्वर होता है।
आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। वैसे ही अगर ज्या का निर्माण होता है तो ज्या भी दो वर्णों से मिलकर बनेगा, एक तो ज्या और दूसरा इया। यदि इसमें भी हलंत लगाते हैं तो एक स्वर और निकलेगा, और वो स्वर कौन सा होगा? छोटा आ। वैसे ही स्र का निर्माण एक तो होगा तालव्य शा, उसके बाद वर्ण होगा रा, और उसके बाद वर्ण होगा छोटा आ, और शब्द बन जाएगा स्रा, जो कि आपके संयुक्ताक्षर है। मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। अब देखिए, आपके सामने शब्द लिखे हैं, हमने चार चार शब्द एक साथ किए हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। कुल 8 या 2 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और इनके वर्ण विच्छेद और इनके क्रम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, कर रहे हैं वर्ण विच्छेद। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो, दिए गए शब्द में कौन सा शब्द हिंदी वर्ण कोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा, या पूछ लिया जाए दूसरे स्थान पर आएगा, या पूछ लिया जाए सबसे अंत में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। और वर्ण विच्छेद होता क्या है? शब्दों को उनकी मूल ध्वनियों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। याद रखिएगा, याद करिए। देखिए, सबसे पहले वर्ण लिखा है पा, तो हमने लिखा पा। यदि इसके बाद हलंत लगाते हैं तो फिर स्वर निकलेगा कौन सा? छोटा आ। ये लिख दिया हमने पा। उसके बाद शब्द लिखा है रा, हमने लिखा रा, और रा में यदि हलंत लगाते हैं तो रा के साथ जो मात्रा शामिल है वो इसके साथ स्वर के साथ में निकलेगा। ये हो गया पर। उसके बाद शब्द लिखा है रा, हमने लिखा रा, और यदि हलंत लगाते हैं तो जो मात्रा होगी वो स्वर रूप में निकल जाएगी, और स्वर है बड़ा आ। फिर एक शब्द बचा माँ, तो हमने लिखा माँ, और इसमें यदि हलंत लगाते हैं तो एक स्वर आएगा सबसे अंत में कौन सा? छोटा आ। ये शब्द लिख गया परिणाम। शब्द क्या लिख गया? परिणाम। दूसरा प्रमाण लिखना है तो सबसे पहले उच्चारित होगा पा, फिर आपको याद रखना है यदि ये पदेन रा लगा हुआ है तो रा कैसा होगा? स्वर सहित। जो पूरा दिख रहा है वो पूरा नहीं है, इसका अर्थ यह है कि पा पूर्ण रूप में नहीं है, बल्कि रा जो आधा दिख रहा है वो पूर्ण रूप में है। तो पा लिखा, उसके बाद रा लिखा, और रा में हलंत लगाएंगे, और प्रा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए छोटा आ। उसके बाद आपका वर्ण आएगा ड़ा, हमने ड़ा लिख दिया। यदि इसमें हलंत लगाते हैं तो अड़ा के बाद में जो मात्रा शामिल होगी वो लिखेंगे, स्वर रूप में हो गया बड़ा आ। उसके बाद एक हो गया वर्ण माँ, और माँ में हलंत लगाते हैं तो फिर स्वर आएगा छोटा आ। ये हो गया प्रणाम। तीसरा वर्ण है प्रमाण, तो प्रमाण को हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले पा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? रा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो आपको पता है कि रा के साथ कोई भी मात्रा शामिल नहीं है तो हो गया आ। उसके बाद शब्द क्या आएगा? आएगा आपका माँ। उसके बाद क्या आएगा? तो माँ के साथ बड़ा आ की मात्रा है, ये स्वर आ जाएगा। उसके बाद शब्द कौन सा है? रा। ये शब्द लिखा है प्रमाण, तो ये शब्द हो जाएगा प्रणाम, और ये शब्द है प्रमाण। उसके बाद आ जाएगा रा, और उसके बाद शब्द आ जाएगा छोटा आ। ये प्लस का साइन है, याद रखिएगा। ये हो गया प्रमाण का वर्ण विच्छेद। एक वर्ण बचा परिमाण। अच्छा, एक ये भी याद रखिएगा, परिणाम आपको पता है क्या होता है? जो सबसे अंत में रिजल्ट आता है। प्रमाण क्या है? प्रणाम क्या होता है? नमस्कार करना। प्रमाण क्या होता है? साक्ष्य, सबूत। और परिणाम क्या होता है? ये ऊपर वाला और नीचे वाले में देखिए, ये लिखा है परिणाम यानी कि रिजल्ट, और ये लिखा है परिमाण यानी कि किसी भी भार की मात्रा, वो चाहे केजी में हो और चाहे लीटर में हो, ये कहलाता है परिमाण। तो शब्द में भी अंतर है, और ये कहे जाते हैं हिंदी में समश्रुति भिन्नार्थक। ये कैसे शब्द हैं? प्रणाम और प्रमाण शब्द कैसे हैं? समश्रुति भिन्नार्थक, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप शब्दों को यहाँ पढ़िए, लेकिन इनको रिलेट जहां से हो जाए वहां से करना है, क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए किसका? शब्द को। और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप इन शब्दों को यहाँ नहीं समझते हैं तो याद रखिए कभी आप शब्दों को याद नहीं कर पाएंगे। शब्द याद कैसे होते हैं? जब आप उनको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, तभी आपके शब्द
कंप्लीट होते हैं, तैयार होते हैं। परिणाम का करते हैं। सबसे पहले हमने शब्द लिखा पा, उसके बाद शब्द लिखा छोटा आ, उसके बाद शब्द लिखा हमने रा में चूंकि मात्रा है छोटी ई की, उसके बाद शब्द हमने लिखा माँ, और उसके बाद इसमें हलंत लगाएंगे तो शब्द आ जाएगा बड़ा आ, और उसके बाद शब्द कौन सा है रा, और उसके बाद शब्द कौन सा है छोटा आ। ये शब्द लिख गया परिमाण। अब चारों शब्दों के वर्ण विच्छेद आपके सामने हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इनका क्रम बताइए, तो अब देखिए इनका क्रम। एक वर्ण सभी में कॉमन है तो ये निश्चित करेगा नहीं। फिर देखते हैं कि इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, लेकिन दो वर्णों में दूसरा वर्ण कौन सा है व्यंजन। इसका अर्थ यह है कि स्वर वाले पहले आएंगे, व्यंजन वाले बाद। यानी कि इनमें से कोई पहले दूसरे स्थान पर आएगा और इनमें से कोई तीसरे और चौथे स्थान पर आएगा। इस आ के बाद में रा है, इस आ के बाद में भी रा है, इस रा के बाद में छोटी ई है, इस रा के बाद में भी छोटी ई है, लेकिन इस छोटी ई के बाद में वर्ण है रा, और इस छोटी ई के बाद में वर्ण है कौन सा मा। और आपको पता है कि अगर हम इसका उच्चारण करें तो करते हैं पा भा मा, वर्गीय व्यंजन का सबसे अंतिम वर्ण, जबकि उससे पहले टा वर्ग आता है और हम लोग पढ़ते हैं टा ठा डा ढा ड़ा, यानी कि इससे पहले आएगा ये वर्ण, इसलिए पहले स्थान पर कौन हो जाएगा ये, दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा परिमाण। अब देखते हैं तीसरे चौथे में। पहला वर्ण दोनों में सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, और चौथे पर फिर वही बात आती है कि पहले ड़ा आएगा कि माँ। तो आपको पता है कि ये पहले आएगा, इसलिए ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर और ये हो जाएगा चौथे स्थान पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्ण कोश के अनुसार सबसे अंत में कौन से वर्ण आएगा या कौन सा शब्द आएगा, तो आप बता सकते हैं कि सबसे अंत में कौन सा आएगा प्रमाण। क्या आएगा प्रमाण। तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द आएगा प्रणाम। एक ही प्रकार के शब्द हैं लेकिन आपको याद रखना है। तो हमने आपको बता दिया, आगे भी कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ शब्द हम आपको और अगली क्लास में इसका रिवीजन करवाते चलेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो कुछ और भी उदाहरण हैं, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इन सब के वर्ण विच्छेद और इनके क्रम लिखिएगा। देखते हैं। तो आज के लिए क्लास आपकी रही कारांत, और हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। जो आपको पढ़ाया गया है आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। आप इसी संघर्ष के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ पढ़ते रहिए, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो कुछ भी आपको उपलब्ध करवाना है, जो भी आपको उपलब्ध करवाना है, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से हो या वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। और इस टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के या परिश्रम क्लासेस के किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।